अच्छा क्लास, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था विल काउंट द नंबर ऑफ एटीपीज। तो इसमें प्लीज तनिषा ओपन योर बुक फॉर पेज 229 पे। तुम सीधे होकर बैठो। हाँ अच्छा क्लास लिसन, आप लोगों को बच्चे एटीपीज याद करने इनायत, तो देखते हैं, लेट्स सी 229 पे। अगर आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने किसी से भी पूछना है, और परम मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको आता है, तो ध्यान से सुनो कि ग्लूकोज जो है बना रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो याद होगा एक एटीपी यूज हुआ, समझते रहना, क्योंकि एट द एंड आई विल आस्क हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड। एक एटीपी यूज हुआ है, फिर दूसरा एटीपी यूज हुआ जब फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आया। तो 2 एटीपीज, इधर बुक शिफ्ट करो, उधर से शेयर करो सिमोन। पहला आया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी यूज हुआ आरएन। दूसरा एटीपी यूज हुआ सौम्या जब फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। 2 एटीपीज आर यूज्ड, सुनते रहना। अब बात आई एनएडीपी, एनएडीएच। एनएडीएच कितने एटीपीज के बराबर था? 3। 1 NADH is equal to how many ATPs? 3। और नेक्स्ट, अब ये साइकिल 2 बार हो रही है, तो 3 into 2 कितना हो गया? 6 ATPs प्रोड्यूस हुए। फिर उसके बाद नीचे आप देख रहे हो फिर से एक एटीपी आया, 6 + 1 कितना हो गया? 7। फिर नीचे आया एटीपी, क्योंकि ये 7 नहीं है, ये 2 बार साइकिल हो रही है, तो इसलिए 6 + 2 कितने हो गए? 8। फिर नीचे आया 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फिर एटीपी बना, क्योंकि ये साइकिल 2 बार बन रही है, इसलिए फिर से 2 एटीपी। कितने टोटल हो गए? 10। यूज कितने हुए थे? तो 10 - 8 2 8। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? दोबारा सुनो, कहते हैं अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, रमन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 38। तो 38 में कितने एटीपी इस साइकिल में निकल रहे हैं? 8। ठीक है, रुक रही है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने आपको बताया हर्षिता, बेटे ध्यान दो बुक में 230 to 229 पेज पे। पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने एटीपी यूज हुए? 1। फिर इसके बाद फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कितने एटीपी हुए? 1। तो टोटल कितने यूज हुए? 2। लेकिन नीचे साइकिल डबल टाइम हो रही है। एक एनएडीएच कितने एटीपी के बराबर था? 3। तो 2 into 3 कितने हो गए? 6। फिर नीचे फिर 2 एटीपीज हैं, 2 into 2 कितने हो गए? 4। तो 6 + 4 कितने हो गए? 10। और माइनस कितने हो गए? 2। तो टोटल एटीपीज नीचे लिखो 8 एटीपीज। इसमें आएंगे 8 एटीपीज। ठीक है तन्वी? 5 मिनट रुकिए। अच्छा क्लास, अगर देखा आपने, अब ये जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज कितने पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हुआ? 2। अब जो ये पायरुविक एसिड है, ये दूसरी साइकिल में चला गया जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में गया। ओपन योर बुक फॉर पेज 232। While moving from glycolysis to Krebs cycle, 1 ATP is lost. पर अभी आप 8 ATPs ही याद करोगे। अब इस साइकिल में काउंट करेंगे, बी वेरी केयरफुल। टोटल कितने ATPs थे? 38। 8 आपके हो चुके हैं, कितने रह गए? 30। तो 30 काउंट करने हैं, तो बी वेरी केयरफुल। इसमें देखो पहले एक NADPH कितने ATPs? 3। लेकिन ये साइकिल 2 बार हो रही है, तो कितने हो गए? 6। जहां जहां NADH है वहां पे 3 ATPs हैं, लेकिन साइकिल 2 बार हो रही है, तो 6। तो 3 NADH निकले, 6 ATPs, तो कितने हो गए? 18। 6 3 18। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? कितने, दोबारा सुनो, कितने NADH निकले? 3 NADH है, और हर NADH कितने ATPs बना रहे हैं? 3। तो 3 into 3 कितने हो गए? 9। और ये साइकिल हो रही है 2 बार, तो 9 into 2 कितने हो गए? 18। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? हाँ 4 NADH, सॉरी 4 NADH है, लास्ट में भी है।
तो यस 4 इंटू यस, अब देखो 4 NADH है, कितने ATPs बना रहे थे 3, तो 12 इन 2 बार साइकिल हो रही है, 12 इंटू 2 24, तो कितने ATPs हो गए अभी तक 20। फिर हमने पढ़ा था FADH2 कितने ATPs के बराबर है 2, 2 बार आ रहा है तो कितने हो गए 2 इंटू 2 4, तो 24 प्लस 4 कितने हो गए 28, और बाकी जो GTP है वो ATP के बराबर है, 2 ATP 28 प्लस 2 30। दिस इज इट। दोबारा सुनो, NADH कितने NADH है 4, एक NADH कितने ATP बना रहा है 4 3 12, और साइकिल हो रही है 2 टाइम, तो 12 इंटू 2 24, तो 24 तो ये हो गए। फिर हमने पढ़ा था FADH2 कितने ATPs के बराबर है 2, 2 बार बन रहे हैं तो कितने हो गए 4, तो 24 प्लस 4 कितने हो गए 28, बचे हुए 2 रह गए GTP, एक GTP एक ATP के बराबर होता है, और 2 बार हो रहा है तो कितने आ गए 2, तो 28 प्लस 2 30। अब कहते हैं टोटल ATPs कितने आ गए आपके पास 38, लेकिन जब ये ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल में ट्रांसफर होता है पायरुविक एसिड, तो 2 ATPs यूज हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली कितने प्रोड्यूस होंगे 36, तो करेक्ट आंसर इज 36 ATP। बट दोनों ऑप्शन में से अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन में आया हुआ 38 ATPs देन इट इज आल्सो फाइन, अगर 36 आए हैं देन इट इज आल्सो फाइन, दोनों आए हैं देन इट इज 36। गॉट इट? नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग, तो यहाँ ATPs क्लियर हो गए। ओके फिर 36, हाँ तभी 36, ठीक है। फिर आओ 236 पेज पे, ओपन योर बुक फॉर पेज 236 एवरीवन। 236 पेज पे ये एक पाथवे दिया हुआ है जिसका नाम दिया गया है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, चाहे फैट्स, चाहे प्रोटीन्स, मतलब चाहे आप ब्रेड ब्रेड लो, पोटैटोज लो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, चाहे आप फिश खाओ, चिकन खाओ, दैट इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट्स खाओ, देसी घी खाओ, तो चाहे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों में देख रहे हो आप, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, उसे अल्टीमेटली बनाना था CO2, लेकिन जब आप फैट खाते हो तो फैट्स गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स दे आर ब्रोकन इनटू अमाइनो एसिड, ये तीनों जाके मिलते हैं किसमें क्रेब्स साइकिल में। जो प्रोटीन है वो मिलेंगे पायरुविक एसिड के साथ, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो कहाँ मिल रहे हैं एसिडाइल को हुए, तो अल्टीमेटली दे आर एंटरिंग इनटू क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल का फंक्शन क्या होता है टू रिलीज CO2 एंड वाटर, तो आपका जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और रिलीज होगी CO2 और वाटर प्लस एनर्जी। रमन एनर्जी किस फॉर्म में होगी ATPs, कितने ATPs 36, वैसे आप बोलोगे 38 क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे देन इट इज 38। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन, ठीक है सौम्या, क्या यहाँ तक समझ आ गया? MP का मतलब होता है बोथ, बट इन दिस केस all 3 ways leads to which cycle? Krebs cycle। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है RQ, यहाँ तक समझ आया सभी को? नेक्स्ट पार्ट आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है RQ। RQ क्या होता है? अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। क्वेश्चन आता है पक्का आएगा, डिफाइन RQ, तो RQ की डेफिनेशन क्या है अक्षय? अमाउंट ऑफ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व टू अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम। कहते हैं जब आप इधर देखो क्लास, जब आप कार्बोहाइड्रेट, जब आप एक इक्वेशन लिखते हो रेस्पिरेशन की, तो क्या होता है C6H12O6 इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन जाता है, और यहाँ पे भी 6, इज इट? ये तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, दैट इज रेस्पिरेशन। राबिया मैंने आपको बोला कि अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये भी 6 है, ये भी 6 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ? तो RQ कार्बोहाइड्रेट के लिए वैल्यू क्या है? बड़े ध्यान से सुनते रहना। कहते हैं RQ की वैल्यू
और कार्बोहाइड्रेट इज 1। रीजन बता दिया मैंने आप। प्रोटीन्स के लिए आती है लेस देन 1, फैट्स के लिए आती है लेस देन 1। इसीलिए कोई बीमार होता है तो कार्ब्स दिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज दे हैव हाई आरक्यू वैल्यू। कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट है, तो उसको दाल का पानी या रोटी दी जाती है इंस्टेड ऑफ चिकन, समझ रहे हो, या दूध के प्रोडक्ट्स नहीं दिए जाते। तो ये रीजन है, बिकॉज आरक्यू वैल्यू इज 1 फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब कई बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैम आपने बोला ये, बट बीमार जल्दी जो होते हैं उन लोगों को हम क्या करते हैं, वी गिव जूसेस। और जूसेस होते हैं सिट्रिक एसिड, पता है ना, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, दे आर ऑल सिट्रस फ्रूट। सिट्रस इज एसिड, सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर। अब सिट्रिक एसिड में ऑब्वियसली जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, क्योंकि एसिड का फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो COOH, इज इट? तो ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसका मतलब वैल्यू विल बी ये ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा अगर OO ज्यादा है, तो वैल्यू इज मोर देन 1। तो इसीलिए हम जब कोई बीमार होता है तो जनरली जब डाइजेशन प्रॉब्लम आते हैं या फिर इम्यूनिटी लो होती है तो हम देते हैं फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, बिकॉज दे हैव आरक्यू वैल्यू विच इज मोर देन 1। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? तो ये क्वेश्चन सिंपल सा आता है, व्हाट इज आरक्यू? आरक्यू इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आरक्यू की फुल फॉर्म क्या है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। एंड आरक्यू की वैल्यू इज डिफरेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए इट इज 1, for protein and fat it is less than 1, and for organic acid it is more than 1. How many of you are clear? Clear? यहाँ तक ये मुश्किल नहीं है ना टॉपिक। अब आता है लास्ट टॉपिक रह गया ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज ये फिनिश हो जाएगा और इसमें चैप्टर में सिर्फ यही क्वेश्चंस आते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। प्लांट फिजियो की एब्रीविएशन हम इसी से शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, डिफाइन आरक्यू एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर फैट्स। इट्स एन NCERT क्वेश्चन ओनली। तो आरक्यू आपके पास दे दोगे, रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व टू रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। और अगर मैंने आपसे पूछा गुंजन व्हाट इज द वैल्यू फॉर फैट्स, तो बताओ लेस देन 1। नो नीड टू लर्न द वैल्यू, अभी लिखा भी होगा, इसमें दी भी हुई है वैल्यूज। तो इसमें फैट्स के लिए दी हुई है, दिस इज 0.7। तो आप इसमें सिंपल आंसर दे सकते हो, इट इज लेस देन 1। मान्य? अब अगर आपने ये पढ़ा है, बड़े ध्यान से रिलेट करना, क्लास लिसन, बिल्कुल इधर देखते रहना। आपने ये पढ़ा है सबने, इनफैक्ट मैक्सिमम ऑफ यू हैव ड्रॉन दिस इन योर नोटबुक्स और इधर भी बोर्ड पे भी। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में एक छोटा सा डब्बा बनाया हुआ था, ETS। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ETS जो है ये क्या बना रहा था? ATP। क्योंकि जब भी आपने ETS बनाया अक्षता, तो आपको याद होगा, वंशिका, तो आपको याद होगा आपने ATP फॉर्म किया। वंशिका कैन यू सी मी? हाँ, नहीं, ओके, कोई बात नहीं, मैं आपके फोकस में रहूं, ठीक है। तो इसमें देखो ATP इज फॉर्म। तो ATP जो है वो इतना इजीली नहीं बन रहा है, तो इसमें ये पूरी साइकिल ETS है। और ये लर्न करने का एक ट्रिक है। लेट्स सी कितने बच्चे अभी के अभी लर्न करके कर सकते हैं, करके आए हो घर से? ओके, बट आई विल गिव यू अ ट्रिक, इजी ट्रिक टू लर्न दिस। अब इसमें हाँ बोलो, आधी चीजें नहीं दिख रही, हाँ कोई बात अभी, हाँ ये इजी है, ये इजी। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। बच्चे वही बुक देना, वो बुक दे दो प्लीज। ये जो पुरानी बुक्स में थी वो साइकिल इजी है कंपैरेटिवली। बच्चे ये साइकिल है, लिसन। कहते हैं मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था रूप, एक NADPH कितने ATPs के बराबर है? एक FADH2, एक GTP। तो वो इस साइकिल से बताया। अगर आपने स्टार्ट की साइकिल एक NADH,
एक NADH ने, अगर आप नीचे जाते जा रहे हो तो 3 प्रोटॉन्स पास किए हैं. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन्स? H पॉजिटिव. दो प्रोटॉन्स पास किए हैं और हर एक जो प्रोटॉन है वो प्रोड्यूस कर रहा है ATP. तो एक NADH 3 ATPs बना रहा है बिकॉज हर टाइम वो दो प्रोटॉन्स पास कर रहा है. और 2 प्रोटॉन्स कितने ATPs के बराबर है? 1. 2 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP? 1. तो 3 बार 2 प्रोटॉन्स गए तो 3 ATPs आए हैं. इसको याद करने का तरीका इधर सुन लो. अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. जैसे NADPH है, FADH है, वैसे FMN आता है. FMN गिव्स इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इधर भाग गया. इधर सुनो क्लास, इधर देखते रहो. कहते हैं एक चेन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है. अभी हम पूरी कहानी पढ़ेंगे कहाँ हो रहा है, अपने सिर्फ अभी सुनना है. जब ये प्रोटॉन इधर जाता है तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाता है. 2 प्रोटॉन इधर गए तो 2 प्रोटॉन नीचे गिर गए. और वो गए किसके पास? FMN. FMN देता है यूबिक्विनोन को, UQ. यूबिक्विनोन देता है साइटोक्रोम. सिर्फ ये सीक्वेंस याद कर दो. FMN देता है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन देता है साइटोक्रोम. FMN देता है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन देता है साइटोक्रोम. बस ये सीक्वेंस याद कर लो, क्योंकि आगे फिर साइटोक्रोम के बाद वो देता है फिर से FES. FES देता है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन देता है साइटोक्रोम. वही चीज दोबारा रिपीट होगी. बच्चे ये सीक्वेंस देखो, मैंने आपको बताया अब यहाँ पे था NADH. प्लीज लिसन. आज ये क्या गड़बड़ है? खांसी इतनी है. अच्छा पानी पी के आओ जिसको वो लग रहा है कफ की प्रॉब्लम. पानी पीना है? गर्म पानी पीना है? हाँ जाओ. कोई बात नहीं, ये सीजन चेंज है. इट्स ओके विद दैट. यू वांट हॉट वाटर? श्योर. जाओ जाओ रुके. एनीवन एल्स? ठंडे पानी की बॉटल वैसे अलाउड नहीं है बट ले आना. रुके. अच्छा क्लास इधर लिसन. एक NADH है. NADH क्या करता है? प्रोटॉन इधर पास कर देगा, 2 प्रोटॉन पास कर देगा, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर देगा. और इलेक्ट्रॉन किसके पास आया था? FES. FES किसको देता है? यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन किसको देता है? साइटोक्रोम. FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम. फिर से वही आ जाएगा. फिर से ये किसको दे देगा? FES. FES किसको देगा? यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन किसको देता है? साइटोक्रोम. दैट्स इट. ये साइकिल है बस. FMN से शुरू हुई, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम. बस यहाँ जो है साइटोक्रोम, दैट इज B. और यहाँ पे साइटोक्रोम है A to A3. और जहां जहां क्लास लिसन, जहां जहां यूबिक्विनोन है वहां पे प्रोटॉन पास हो रहा है. और अल्टीमेटली ये प्रोटॉन चला जाता है ऑक्सीजन के पास और फॉर्म कर देता है वाटर. दोबारा सुनो क्लास लिसन. ये सीक्वेंस अगर आप लर्न कर लोगे ETS से, ETS की फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात बोली, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. और साथ में इलेक्ट्रॉन के पैसिवली क्या जा रहा है? प्रोटॉन. तो हमने शुरू किया FMN. FMN ने किसको दिया? FES. FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम. FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम. दैट्स इट. साइटोक्रोम इसके अंदर B था इसीलिए ये नीचे चला गया. और यहाँ पे A to A3 था. अभी अल्टीमेटली प्रोटॉन किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास. और क्या बना देता है? H2. यहाँ पे बना, आपकी किताब में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. शेयर इट इन द ग्रुप. हाँ बेटे, ये साइकिल ही आपकी NCERT में गलत डिफिकल्ट बनी हुई है. आई शेयर अनदर डायग्राम जो पुरानी किताबों में थी. दैट इज क्वाइट इजी. आई शेयर दिस ग्रुप में. आज शेयर हो जाएगी तो आप लोग वो पढ़ोगे. ठीक है? इट्स एन ETS. अब क्लास लिसन. अर्श मुझे बता सकते हो, बचपन से पढ़ा है सबने, which organelle is known as powerhouse of cell? ठीक है, थैंक यू अर्श. सिर्फ अर्श नहीं बोल पाया, उसको बोलने दो. Why it is, हाँ अर्श ने जब तक बोला सबने बता दिया. अर्श आप ही बताओगे. अर्श मुझे बताओ, why it is called as powerhouse of cell? Mitochondria. Because it generates
एटीपी। अब आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो, मुझे लग रहा है 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस बिकॉज इट जनरेट्स एटीपी। यस, तो रिदम, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस? क्या उस पे दिख रहा है बोर्ड? ऑनलाइन दिख रहा है? ओके, मुझे वो लाइट ऑफ कर दो प्लीज तरन्नुम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं एक मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं वही वाली ऑफ करने की, वो वाली करनी थी, ये वाली ऑन। बच्चे इधर सुनो, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। पता है सभी को? जो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर यहाँ पे पड़े होते हैं क्रिस्टे, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। किसको याद है? सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री पार्टिकल। यू राइट, किसने बोला ऑक्सीजोम? वेरी गुड। तो एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीजोम और F1, ओके ना? F1 पार्टिकल। तो जो ये पार्ट है, कहते हैं यहाँ पे पानी लेके आए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जाते हुए पीना ना, कोई बात। तो कहिए जाते हुए ना इसको बॉटल जरूर दे। अच्छा इधर सुनो, अब इधर F1 पार्टिकल में अब जो ये प्रोटॉन्स निकले बहनों और भाइयों, जो ये प्रोटॉन्स निकले हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जनरेट करेंगे एटीपी, और हर 2 प्रोटॉन्स क्या बना रहे हैं? कितने एटीपी? 1 एटीपी। कहते हैं जब ये इसमें से पास करते हैं F1 पार्टिकल से, जब ये प्रोटॉन नीचे आते हैं, कितने प्रोटॉन्स थे? 2 प्रोटॉन्स। यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा होता है जो एडीपी से बना देते हैं एटीपी, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज एटीपेज। एटीपी बनाने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा? एटीपेज। तो एटीपेज एंजाइम, कोमल एंड कुशप्रीत, मुझे एटीपेज एंजाइम जो है वो क्या बना देते हैं? एडीपी से एटीपी। तो दिस इज हाउ एडीपी से एडी से एटीपी, तो डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, और ये किसके एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? एटीपेज। हाँ बोलो, एडीपी देयर। ठीक है, कितनों को अब बात समझ आए? बच्चे बड़े ध्यान से सुनो, हम बार बार पढ़ते आए वंशिका कि पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा क्या होता है? आप लोग साइकिल पढ़ चुके हो। पहली साइकिल आपने पढ़ी ग्लाइकोलिसिस, दूसरी साइकिल आपने पढ़ी क्रेब्स साइकिल। आपने उसमें इकट्ठे कर दिए, कितने एटीपीज इकट्ठे किए? 38। इसको ये कहानी समझ आए? 38 एटीपीज जो है अर्षिता, वो एटीपीज बने कहां से? क्योंकि आपको पता है एक NADH2 जो है वो कितने एटीपीज के बराबर है? 3। तो जितनी बार NADH2 आ रहे थे वो ऐसे एक चेन में पास हुए, माइटोकॉन्ड्रिया में गए, उन्होंने प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब होता है प्रोटॉन्स इकट्ठे कर देना, और प्रोटॉन्स इतने ज्यादा हो गए कि दे आर मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अपने आप जा रहे हैं, एंड व्हाइल देयर मूवमेंट दे आर प्रोड्यूसिंग एटीपी ईच टाइम। अब किसको ये बात समझ आए? यही चीज अगर आप देखना चाहते हो, नेक्स्ट पेज ओपन करो, बिल्कुल नेक्स्ट 234 पेज में। अब समझ आ गया? अब आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन। अब जो मैंने कहानी बताई, आई थिंक सबको समझ आ गई। कितना क्लियर है? अगर क्लियर है देन ओपन योर बुक्स फॉर पेज नंबर, यही चीज पूरी की पूरी स्टोरी है, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर, नॉट इन दिस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर ही बदल दिया है। 214 पेज बहन और भाइयों। $214 पेज। अब समझ आया? कैन यू सी ऑल दी प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन दिस पार्ट, जिसको नाम दे दिया है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। किसको ये बात समझ आई? दोबारा देखो, इसमें डायग्राम देखो, इधर देखो क्लास, पहले इधर देखो। जब भी जा रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है? साइटोक्रोम। तो इन्होंने नीचे लिख दिए बीच में क्या पार्ट दे दिए? साइटोक्रोम। आसपास दे दिए PS1 एंड PS2। तो जो साइटोक्रोम में जब प्रोटॉन्स निकलते हैं, साइटोक्रोम का क्या फंक्शन था? टू प्रोड्यूस और टू पास प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स इकट्ठे हो चुके हैं बीच में, दे आर क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट। बीच में देखो कितने सारे प्रोटॉन्स हैं, एंड व्हाइल दे आर मूविंग आउट दे आर फॉर्मिंग एटीपी।
This is called as chemiosmotic hypothesis. Clear वंश? तनिषा क्लियर है बेटे? अब समझ आ गया सभी को? क्या ये पार्ट क्लियर है कि chemiosmotic hypothesis जो है वो लिंक था इससे? Who will tell me what is chemiosmotic hypothesis? Anyone? Okay, listen. किसको याद है steps in non-cyclic photophosphorylation? 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं नॉन साइक्लिक में. ओके, आपने सबसे पहले हाथ रेस किया था हर्षित, बताओ सबसे पहला स्टेप. नो नो नो, सबसे पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सेकंड स्टेप electron transfer. वेरी गुड. थर्ड स्टेप NADP or NADPH form. परफेक्ट. बच्चे प्लीज लिसन, जो हर्षित ने अभी बात की नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक पीछे पेज पे है, देखो पिछले पेज पे 212 पे दी हुई है. कहते हैं 212 पे जो साइक्लिक है, साइकिल है, नॉन साइक्लिक हाइपोथेसिस, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज जी स्कीम. उसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर स्प्लिट्स अप एंड रिलीजेस व्हिच गैस? ऑक्सीजन. दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पूरे पार्ट में ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन. और अल्टीमेटली थर्ड स्टेप किया हुआ फॉर्मेशन ऑफ NADPH. ये 3 स्टेप प्रोसेस है और इसी को प्यारे बच्चों बोला जाता है केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस. क्या ये मुश्किल था? नो. जिसको नॉन साइक्लिक समझ आ गई उसको केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्लियर हो गया. हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर नाउ? ओके बच्चे, हम प्लांट फिजियो की बार बार रिवीजन करेंगे. आपका इस संडे को टेस्ट है, याद है ना? ओके, डायग्राम्स का टेस्ट है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी के अच्छे डायग्राम्स बनाए होंगे, बहुत सुंदर होंगे, बहुत नीट होंगे, बहुत लेबल्ड होंगे. एंड ब्रिंग योर ज्योमेट्री बॉक्सेस, आपको बार बार बताया गया है. एंड प्लीज डू नॉट मिस योर क्लास. जो ऑनलाइन भी है प्लीज ट्राई टू कम फॉर ऑफलाइन टेस्ट. बच्चे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, इस साल जो बोला गया है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. तो ये एक तरीका, एक स्टेप है. बायो में अगर आप चाहते हो आपकी टेंशन खत्म हो जाए, बाकी दोनों का स्ट्रेस लो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. बायो का पढ़ना है तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो. पहला स्टेप ये है जो आप डायग्राम्स की तैयारी कर लो. ठीक है? आर यू ऑल रेडी? तो पहला हम डायग्राम्स बिल्कुल इजी वे से मैंने करवाना है आपको, बट प्लीज डू नॉट मिस योर टेस्ट. इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है? बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहिए. इनफैक्ट हमारा एम ही फुल मार्क्स का है. टीचर्स खुश हो जाए, जो आपके स्कूल टीचर्स है ना वही डर जाए, ये क्या हो गया, ये बच्चा पढ़ने कैसे लगा. इनफैक्ट ये प्रूव योरसेल्फ. आप डायग्राम्स पढ़ के आओगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस. ट्राई क्वेश्चंस ऑन योर ओन. राइट डाउन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. You don't have to? नहीं, मुझे कलर्स तो मना होते हैं, बट इफ यू वांट यस यू कैन. बट बोलो बेटे. हाँ वो आपने बता दिए, आपको मैं अलग करवाऊंगी. नोबडी आ रहे बच्चे. ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन किस किस के आ रहा है? नहीं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन टॉपिक पूरा चैप्टर आ रहा है. पूरा सिर्फ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स. हाँ ये भी है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है. यही करनी है, बहुत लेंदी है बेटे, है वैसे ही. तो यही लर्न करो, जैसे बोला है ना तब यही करना, यही करनी पड़ेगी. रवनीत बेटे, आप भी अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर ले लो मैम से. रवनीत आवाज आ रही है बेटे? मैम से ना अपने फाइनल्स के क्वेश्चन पेपर्स लो एंड ट्राई टू स्टार्ट सॉल्विंग देम, क्योंकि आपके फरवरी में फाइनल्स होंगे. रजत, ओके मैम. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल्स. ओके, ऑल सब्जेक्ट्स. अब ऑफिस में मैसेज कर देना बेटे. सारा आ रहा है?
बात है। Write down question. Define RQ. Define RQ. What is its value for facts? Define RQ. What is its value for facts? 1 होगी कि less than 1? What is RQ? Define RQ and what is its value for facts? I guess ये सबको समझ आ गए. पक्का आएगा ये question. Very 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 important. Next question लिखो. How many ATPs are produced? How many ATPs are produced in prokaryotes? How many ATPs are produced in prokaryotes on oxidation of one glucose molecule? On oxidation of one glucose molecule. अच्छा, एक्सेप्ट से कौन है यहाँ पे अभी? एक्सेप्ट स्कूल से स्वप्नदीप. ओके, स्वप्नदीप है आपके स्कूल से, यहाँ है ना? और कौन है अभी जो एक्सेप्ट में पढ़ रहा है? हाँ, विशाल. ओके. How many ATPs are produced in prokaryotes on oxidation of one molecule of glucose? क्या कितना आंसर आ सकता है? अब प्रोकैरियोट है, कितने ATPs हैं? 38 ATPs. ठीक है, क्योंकि हमारे में तो ट्रांसफर होने में खत्म हो गए, बट अदरवाइज कितने ATPs हैं? 38. ठीक है. Which compound? लिखो रूप. Which compound? अच्छा, अभी हमने टोटल किए थे 8 in glycolysis. लिखो. Which compound is intermediate between? Which compound is intermediate between glycolysis and TCA cycle? Which compound is intermediate between glycolysis and TCA cycle? TCA क्या था? Tricarboxylic acid. हाँ, हाँ, yes. Answer is pyruvic acid. बच्चे, TCA is tricarboxylic acid जिसका नाम है Krebs cycle. ठीक है, इसके ग्लाइकोलिसिस एंड TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. इसी का एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल. इसी का एक और नाम है क्रेब्स साइकिल. पायरुविक एसिड. What is the another name for Kelvin cycle? किताब में देखोगे ऐसे नहीं, C3 नहीं, उसके अलावा भी है. No, C3. What is the another name for Kelvin cycle? NCERT में given है. No. नेक्स्ट लिखो. बता रहे हो आंसर? केल्विन साइकिल का दूसरा नाम. ओके, नेक्स्ट लिखो. Name the enzyme found in F1 headpiece of. Name the enzyme found in F1 headpiece of FOF1 complex. बताओ, देख के बोर्ड पे. ATP. Name the enzyme found in F1 head of FOF1 particle. क्या आंसर आ गया इसका? ATPase. लिखा हुआ है बोर्ड पे. Found in the F1 headpiece of FOF1 complex.
Where does anaerobic respiration occurs in human? Muscles. Anaerobic. एकदम नहीं आंसर देना, बड़े सोच के दो. Where does anaerobic respiration occur in human? The answer is muscles. During glycolysis, देखो अक्षिता, during glycolysis, one molecule of glucose, Taran, switch on the light, please. During glycolysis, one molecule of glucose yields dash molecules of pyruvic acid. One molecule of glucose yields dash molecules of pyruvic acid. एक ग्लूकोज कितने में ब्रेक डाउन होता है? 2 pyruvic acid. केल्विन और C3 के अलावा एक और नाम? हाँ? हाँ? ये सच में गूगल ऑन किया है? नहीं नहीं बच्चे. सिमरन आप उनके लिए वोट कर रहे हो? आप कह रहे हो नहीं किया उन्होंने ऑन? रुको रुको मैं बताती हूँ. अच्छा मैंने आपको किसका नाम बोलने के लिए कहा है आपको दोबारा? नो नॉट केल्विन, ग्लाइकोलिसिस. Another name for glycolysis. Yes, EMP. What is the full form of EMP? बताओ बताओ. Embden-Meyerhof-Parnas pathway. Actually, glycolysis का दूसरा नाम क्या है? Embden-Meyerhof. Tell me the page number, please. Page number. बच्चे बताओ glycolysis. Page number. Yes, 228 पे. Another name for glycolysis. Kelvin का नहीं, glycolysis का. EMP path. EMP path. नहीं नहीं उसका C3 का Kelvin cycle. Kelvin cycle और C3 cycle और yes dark reaction. बोलो बेटे. Next question.
Glycolysis takes place in dash. Glycolysis takes place in leukocytoplasm. Very good. बच्चे नहीं glycolysis होगा, that is in cytoplasm only. This is plants. Glycolysis में हमारे में कुछ और होगा, glyconeogenesis. Glycolysis takes place in cytoplasm. Which process? Next question लिखो मान्या. Which process does the oxidation of NADH2? ठीक बोलो. आपने प्रोसेस ठीक बताया, बट ठीक से आंसर दो. Which process does the oxidation of NADH2? नाम ठीक से बोलो. It is not electrolysis. कहते हैं which process does the oxidation of NADH2? ये कौन सा प्रोसेस है? ये क्या NADH2 को ही तो कर रहा है ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइजेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो प्रोसेस का नाम बताओ. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS. What will be the respiratory substrate? Next देखो गुंजन, what will be the respiratory substrate? What will be the respiratory substrate if volume of CO2 evolved? If volume of CO2 evolved is equal to, अब बताओ सुमना, volume of CO2 evolved is equal to volume of O2 consumed. बराबर कब होगा? Carbohydrate. Very good. Volume of CO2 evolved is equals to volume of O2 consumed. Next, देखो, give full form of NADP and FMN. Sorry, FAD. Give full form of NADP and FMN. No, nitro नहीं. Nicotina. Amide. Give full form of NADP and FMN. Nucleotide. Dinucleotide P क्या है? Phosphate. Now what is FAD? NAD तो ये था, NADP तो nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. FAD की full form flavin adenine dinucleotide phosphate. NADP की full form दी हुई है ना? FMN. बच्चे लिखा सभी ने? बच्चे बना लिया सभी ने? लिख लिया NADP की फुल फॉर्म? निकोटीनामाइड NiCO-TiNA. निकोटीनामाइड NiCO-TiNA. NiCO-TiNA. निकोटीनामाइड AMID. निकोटीनामाइड adenine ADENINE. निकोटीनामाइड adenine dinucleotide phosphate. Dinucleotide phosphate. और FAD की फुल फॉर्म है flavin adenine. Flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide.
How many ATPs are produced in? How many ATPs are produced in EMP pathway? Huh? How many ATPs are produced in EMP? EMP का दूसरा नाम क्या था? Glycolysis. Glycolysis में कितने ATPs हैं? 8. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. बच्चे अब सैटरडे के लिए लिखो जो आप लोगों का टेस्ट होगा. I'll take your diagrams test. ये जो cycles test लिखो कौन सी साइकिल होंगे? साइकिल्स होंगे. सैटरडे को बेटे अभी रहती है ग्लाइकोलिसिस का टेस्ट होगा. लिखो सैटरडे. संडे अलग है. संडे को तो टेस्ट है ही है. साइकिल सिर्फ दो. सैटरडे पेपर है तो पेपर के बाद टेस्ट है. आप तो जल्दी. हाँ ओके लेट इट बी ट्यूसडे. ठीक है. ऑन डिमांड. ठीक है ऑन डिमांड. संडे वाले में आई वांट एवरीवन बी प्रिपेयर्ड. यस मंडे टेस्ट है स्कूल में केमिस्ट्री. आप आओगे आप टेस्ट के लिए संडे. ट्राई ऑर्गेनिक already shared in the group. I'll repeat. बच्चे डायग्राम्स ऑलरेडी शेयर्ड है. एंड क्लास इस टाइप की कुछ बुकलेट होगी आपको हर सब्जेक्ट की मिलेंगी जिसमें हर स्कूल का टेस्ट होगा. तो ये तो अभी आपका सेक्रेड हार्ट का है शायद और कामुल का है. ये 2 स्कूल का. एंड क्लास बच्चे आज आप लोगों को एक चीज समझ आई है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो नहीं चश्मा. क्लास लिसन